हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको इसी में नीट फिजिक्स में मैं सपोर्ट करने के लिए डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूं जिससे आप पूरी हेल्प ले सकें। ये टॉप क्वालिटी वीडियोस हैं। आप किसी कोचिंग सेंटर्स में अगर हैं, चाहे कोटा में हैं चाहे कहीं हैं, आपको इससे बढ़िया वीडियोस मिलने वाले नहीं हैं। तो अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन कर चुके हैं या कहीं पर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फिर भी फिजिक्स में आपको दिक्कत महसूस होती है, तो आप इन वीडियो को रेफर करेंगे तो आपकी बात बड़ी सहूलियत से कंप्लीट हो जाएगी। और जो बच्चे पूरी तौर पे इसको फॉलो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा कोर्स नीट फिजिक्स का 11th-12th का कंप्लीट कराने वाला हूं। तो चलिए, इसी कड़ी में हम लोग पहुंच गए हैं आज चैप्टर नंबर 7 पर, जो कि है सर्कुलर मोशन। इसके दो पार्ट किए हैं जैसे हम लोग अच्छे से फोकस कर पाए। मैं दिखाता हूं पहले पार्ट में क्या क्या करने वाले हैं। इसके पहले के चैप्टर्स अगर आपको देखने हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और किसी भी चीज को, कम से कम फिजिक्स को अगर आप सीक्वेंस में देखते हैं तो आपको बड़ी आसानी से बातें समझ में आती हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। इन वीडियोस देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही होंगे, साथ में न्यूमेरिकल्स भी बनने लगेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर 7 है सर्कुलर मोशन, स्पेशली डिजाइंड फॉर नीट। और जो चैप्टर शेड्यूल है बेटा, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर पार्ट नंबर 1, जिसमें क्या क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन क्या होता है, टाइप्स सर्कुलर मोशन के क्या हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, रेडियस वेक्टर, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सारी टर्मिनोलॉजी यानी काइनेमेटिक्स सर्कुलर मोशन की जाननी आपको जरूरी है। सेकंड पार्ट में हम डायनेमिक्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये छोटी छोटी बातें अगर आप जानेंगे तो ही अच्छे से कर पाएंगे। कई बच्चे कहते हैं जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं उसका अगर उनको पीडीएफ मिल जाए तो काफी सहूलियत रहेगी विथ एनोटेशंस या लिखावट के साथ। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर मैं इसके पीडीएफ अपलोड कर दिया करूंगा और आप आसानी से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे। अब कई बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी ऐप भी आता है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप इसको डाउनलोड कर लें, स्टोर सेक्शन में चेक करें। नीट के लिए काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल आपको मिल सकता है जो आपको सेलेक्ट करा दे और आपके सपने को पूरा करने में मदद करे। चलिए आज के टॉपिक पर आ जाते हैं, सर्कुलर मोशन पर। तो सर्कुलर मोशन हमारी डेली लाइफ में जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? हर जगह आप देखने को मिलेगा। जैसे जो आटा पीसने की चक्की होती है, वहां पर भी जो उनके पीसने वाला तरीका है वो सर्कुलर मोशन में चलता है, जो बाट लगे होते हैं। यही नहीं, अगर आप देखें तो जो अर्थ है वो सूरज के एक लगभग सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाती है, मून अर्थ का चक्कर लगाता है। तो हमारी लाइफ में बहुत जगह सर्कुलर मोशन मिलता है, इसलिए हमको इस सर्कुलर मोशन को समझने की आवश्यकता है। फटाफट समझते हैं कि आखिर सर्कुलर मोशन होगा क्या। बड़ी आसान सी बात है, कोई भी पार्टिकल किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस पे, ये सरकमफ्रेंस है, पर अगर मूव कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, या पेरीमीटर बोल लीजिए, सरकमफ्रेंस ऑन द सर्किल इज नोन एज ए डूइंग सर्कुलर मोशन। बस इतनी सी बात है। सर्कुलर मोशन जो होते हैं हमारे हिसाब से, यानी हम लोग को कोर्स के हिसाब से जो पढ़ने हैं, वो दो तरह के हैं। एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चलता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। कहने का सरल भाषा में जो आप याद रख सकें कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उस पार्टिकल की जो स्पीड है, मान लीजिए 2 है मीटर पर सेकेंड, तो 2 यहां भी मिलेगी, 2 यहां भी मिलेगी, है ना, 2 यहां भी मिलेगी। यानी हर जगह आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल या बॉडी की स्पीड है वो थ्रू आउट सर्कुलर मोशन बदलती नहीं है, वो सेम रहती है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर ये
स्पीड अगर ये बदलनी शुरू हो जाए, कहीं पर 2, कहीं पर 3, कहीं पर 4, तो ये बन जाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, अब बात करते हैं एक एक एग्जाम्पल जिससे बात पकड़ पाए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घड़ी के जो कांटे होते हैं या जो सुई होती है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती है। जैसे जो सेकंड वाली आर्म है, तो सेकंड वाली आर्म चलती हुई आसानी से आपको दिख जाती है, इसलिए बढ़िया, मिनट भी वही कर रहा है। तो आप देखेंगे कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, हर जगह उसकी स्पीड सेम रहती है। कौन सी? घड़ी की सेकंड आर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? किसी भी स्टोन को, पत्थर को एक रस्सी में बांध लीजिए और वर्टिकल प्लेन में उसको घुमाना शुरू कर दीजिए सर्कुलरली। रस्सी में बांधा और घुमाएंगे तो ऐसे ऐसे घूमेगा वो। तो वर्टिकल प्लेन में जब वो घूमेगा तो उस स्टोन का कहीं वेलोसिटी कुछ और रहेगा, कहीं वेलोसिटी कुछ और रहेगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। एग्जाम्पल जो मैंने बताया कि सपोज करिए यहां इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि 3 मीटर पर सेकंड हो, यहां ऐसा हो सकता है, एक समझाने के लिए 5 मीटर पर सेकंड हो। तो ये कौन सा मोशन हो गया? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसकी स्पीड सेम नहीं रहेगी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। आप समझ गए, सर्कुलर मोशन दो टाइप के, यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कांस्टेंट। तो ये बात भी हम लोगों ने सीख ली। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब काइनेमैटिक्स की बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, यानी कुछ टर्म्स जो हमें क्लैरिटी के साथ समझ लेने चाहिए। तो फॉर ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन फॉलोइंग वेरिएबल्स आर नीडेड टू डिस्क्राइब द मोशन। और सबसे पहला पार्टिकल जो मुझे लगता है, पहला पॉइंट जो आपको सीखना चाहिए वो है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, क्योंकि यहां पर कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सीख सकते हैं। ये क्या है? वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यहां पर अगर आप देखें कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, मैं यहां बनाता हूं, इसी को रिपीट कर लूंगा, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है। देखिए ये इसका सेंटर है, किसी टाइम टी पर बॉडी ए पर थी, तो ये इसका बन गया, अभी बताऊंगा, रेडियस वेक्टर बोलते हैं इसको। और थोड़े समय बाद, टाइम टी के बाद, यहां पर ये बी पॉइंट पर पहुंच गई, ये हो गया इसका R2 वेक्टर। ओरिजिन को, सेंटर को ओरिजिन मान के खींच डाला है। अब ये R1 R2 क्या है? ये ए और बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स हैं, कि ए का पोजीशन वेक्टर R1, बी का पोजीशन वेक्टर R2। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आप जानते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट आप वेक्टोरली जब बनाते हैं तो R1 से R2 की तरफ होता है। कलर बदला नहीं, इस चक्कर में थे कि कलर बदल जाए ये जिसे आपको अलग से दिखे। तो ये जो वेक्टर है हमारा, दिस वेक्टर इज द डेल्टा R, और इसी को हम बोलते हैं R2 माइनस R1। व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन देखिए किधर है, ए से बी की तरफ ऐसे जा रही है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अभी वेलोसिटी के मामले में भी ये काम हम लोग करने वाले हैं। इसी ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को इस फोटो में अलग से निकाल के बना दिया है। ये देखिए R1 R2 और डेल्टा R इधर जा रहा है। आप बस समझ पाए होंगे डेल्टा R वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये वेक्टर मैंने यहां पे लिखा हुआ है, तो वहां जबरदस्ती नहीं लिख रहा हूं, इस बात से आप पकड़ पाए होंगे। ठीक है, और यहां R1 R2 जो वेक्टर्स हैं, पोजीशन वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड तो रेडियस के बराबर ही रहने वाला है, क्योंकि मैग्नीट्यूड थोड़े चेंज हो रहा है। अब हम ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आती है ना, मैग्नीट्यूड क्या है उसका, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और आगे काम भी आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट की चर्चा बता दी थी अभी कि क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, डेल्टा आर। तो यहां पर देखिए डेल्टा आर है R2 माइनस R1, जो ये फिगर बनाई गई थी। अब इसी को आप लिख सकते हैं डेल्टा आर, मैग्नीट्यूड लेंगे तो R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड लिया जा सकता है। ठीक है, अब हम इस डेल्टा आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो आप देखिए ना
ये R1 है, ये R2 है, और ये वेक्टर हम चाहते तो ये वेक्टर बेसिकली ये वेक्टर क्या है, R2 माइनस R1। अब R2 माइनस R1 कैसे निकालते हो मैं यहां दिखाता हूं आपको, अगर जिससे आप ध्यान आपका मैं खींच सकूं। ये देखिए, अगर R1 वेक्टर है, मैं थोड़ा सा इसको इधर जगह लगेगी, तो ये मैं बनाता हूं, देखिए R1 वेक्टर और R2 वेक्टर इधर कहीं था। अब आप जानते हैं कि जब R2 माइनस R1 लेना होता है, याद करिए हमें क्या निकालना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इस R1 को हम इसकी विपरीत दिशा में बढ़ा देते हैं, इसको बोलते हैं माइनस R1। ऐसे ही तो आसान पड़ता है हम लोगों को। और उसके बाद ये जो एंगल था यहां पर, ये एंगल तो थीटा था, देखिए कहां गया, ये एंगल यहां पर थीटा था। अब ये एंगल इन दोनों का वेक्टर सम, वही हमारा क्या कहला देगा, दिस वन। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग को, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। तो ये कहीं आपका इसके बीच में कहीं जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल कितना हो गया, देखिए ये थीटा है, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, R2 और माइनस R1 के बीच में, जिसका रिजल्टेंट हमको चाहिए, क्योंकि वही तो हमारा डेल्टा आर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। अब हम जो फॉर्मूला लगाते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स का निकालने वाला, वो इन दो वेक्टर के लिए लगाएंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये देखिए, प्लस लिखते हैं 2R1 R2 और कॉस, और यहां आ जाएगा 180 माइनस थीटा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि लॉजिक क्लियर हो जाए। अब ये वैल्यू बन जाती है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। अब R1 R2, क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो तो बराबर हैं, R1 R2 का जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो आपके बराबर है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये रेडियस है, तो रेडियस का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो यहां सबकी जगह R पुट कर दो, तो ये वैल्यू क्या हो गई, R स्क्वायर प्लस 2R, यहां पे माइनस आ जाएगा, ये माइनस था, तो माइनस 2R स्क्वायर कॉस थीटा। यहां पर देखेंगे तो ये बन जाएगा 2R स्क्वायर 1 माइनस 2R स्क्वायर कॉस थीटा, कॉमन ले लीजिए, तो 2R स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा, ये देखिए ये वैल्यू बन गई। अब आप जानते हैं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, ये थोड़ा सा जानिएगा, कॉस 2 थीटा हमारा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा यानी इसका ये आधा एंगल है, तो यहां भी ये फॉर्मूला अगर इस्तेमाल कर लें हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। और इस 1 से ये वाला 1 देखिए कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, अंदर रूट के 2 2 2 जा 4 R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर इसको मैं थोड़ा खिसका के लिखूं, जो जगह कम पड़ गई है, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 2R साइन थीटा बाई 2 वैल्यू आ जाएगी। यही वैल्यू यहां पर देखिए लिखी गई है। व्हाट इज दिस, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। तो ये आप इसको फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हैं कि भाई हमें कहीं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 2R साइन थीटा बाई 2 लगा देना। यहां पर देखिए सीधे ये आगे के लिए भी याद कर लीजिए, ये देखिए माइनस साइन क्यों आया था, क्योंकि एंगल 180 माइनस थीटा लिया था, माइनस R1 और R2 के बीच। तो आप इसको कॉन्सेप्ट ये है, और तेजी से करने के लिए जब भी R2 माइनस R1 हो, इसके अगर इन दोनों के R1 R2 के बीच का एंगल थीटा हो, तो R2 माइनस R1 में आप माइनस करके झट से लिख दिया करिएगा, तो ये तेजी से काम आपका हो जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया कि वो जानना फिजिक्स में अति आवश्यक होता है। तो आप ये समझ गए कि हम लोगों ने जो मामला निकाला है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो 2R साइन थीटा बाई 2 के बराबर है। R यहां पर रेडियस है, थीटा R1 R2 के बीच का एंगल है। बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसको स्लाइड को दोबारा दिखा देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब जो चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है उसको हम लोग झटपट
कर सकते हैं। ये मामला आपने देख लिया। आगे चलते हैं एक कदम बेटा, और यहीं पे डिस्टेंस की बात करते हैं। तो देखिए डिस्टेंस में क्या होगा कि डिस्टेंस किसे बोलेंगे, पॉइंट ए से बी जब आप गए थे, अरे इसको नीचे लाना होगा, और देखिए ये डिस्टेंस आपका ये ट्रेवल किया था एस, मेरे ख्याल से आपको दिख पा रहा होगा एस, यही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहां पर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल को हम रेडियंस में नाप रहे हैं अगर, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाता है। एंगल है थीटा, आर्क है एस और रेडियस है आर। तो हम एस निकालने जाएं तो एस की वैल्यू आ जाएगी थीटा आर। बढ़िया, यही यहां पे लिखा है कि डी जो है, डी का मतलब एस, ये डी का मतलब एस, ये हमारा कितना है, आर थीटा के बराबर। थीटा आर थीटा बात एक है, ठीक है। अब रेशियो ले लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो ये तो हमारी डिस्टेंस है आर थीटा, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पीछे निकाला था 2r साइन थीटा बाई 2। तो डी अपॉन आर डेल्टा आर करोगे तो आर थीटा, और 2r साइन थीटा बाई 2 पीछे से लिया, आर आर कैंसिल हो गया, तो थीटा बाई 2 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2 कॉसेक थीटा बाई 2 होता है। ये आपका आंसर आ गया। तो ये थोड़ी सी बात जाननी आवश्यक है, क्योंकि जब भी डायरेक्शन का मामला आएगा, अगर ये लॉजिक फंडा क्लियर नहीं है तो अटकेंगे हम। चलिए एक कदम और बढ़ाते हैं, अब चेंज इन वेलोसिटी का जिक्र करते हैं, क्योंकि ये भी अभी हम लोगों ने चेंज इन पोजीशन जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला था, वेलोसिटी की बात करते हैं, पीछे से बात समझ चुके हैं, तो इसमें थोड़ा सा कम समय देना पड़ेगा और समझ जाएंगे। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, we want to know the magnitude and direction of the change in velocity। हम change in velocity का magnitude और direction जानना चाहते हैं of the particle which is performing uniform circular motion के केस में। ये तो खैर चल ही रहा टॉपिक। तो यहां पर कोई पार्टिकल अगर A से B तक गया है, A पर वेलोसिटी v1 थी, B पर v2 थी, और कितना थीटा घूम गया है, वो थीटा से घूम गया है सपोज करिए, तो इसका यहां भी इसी का लॉजिक लगाइए। मैं ऊपर ही इस फिगर को ले रहा हूं, अगर मैं v2 माइनस वी निकालू, हमें तो निकालना v2 माइनस वी है ना, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, v2 माइनस वी होता है, तो v2 माइनस वी कैसे करेंगे, इसको पहले मैंने देखिए v1 ऐसे बनाया, बहुत अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं, और ये v2 मैंने इसको ऐसे बनाया, इसी के पैरेलल बनाते हैं v2, ये v2 वेक्टर है। हमको निकालना है डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी, जो कि v2 माइनस v1 वेक्टर होती है। बस इस v1 को नीचे घुमा लेते हो आप अपोजिट डायरेक्शन में, ये है माइनस, थोड़ा ज्यादा लंबा उससे बन गया, लेकिन थोड़ा बहुत तो ये हो गया माइनस v1। अगर ये v1 वेक्टर तो ये माइनस v1 वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल था, थीटा। अब आप ये सोच सकते हैं कि इन दोनों के बीच में थीटा एंगल कैसे हुआ, उसका भी मैं क्योंकि पढ़ा रहा हूं तो मैंने कहा वो भी बता देता हूं। देखिए इस वेक्टर को आप पीछे बढ़ा दीजिए ऐसे, ठीक। अब देखिए ये एंगल है 90 और ये एंगल है 90, ये थीटा है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज थीटा, और यही तो एंगल v1 v2 के बीच का है जो मैंने बनाया है। इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, बेसिक ज्योमेट्री है 9th क्लास की। तो समझ पाए ना कि अगर हमारा ये थीटा से डिस्प्लेस हुआ है मामला, तो वेलोसिटीज के बीच में भी थीटा एंगल है। कैसे थीटा एंगल है आपको बताया, फिर से जल्दी से एक बार, इनके बीच थीटा है, ये क्योंकि टेंजेंट के रूप में वेलोसिटीज होती है, तो ये 90 बन गया, इधर वाला वेक्टर भी 90 बन गया। क्वाड्रिलेटरल में सबका सम होता है 360 डिग्री, ठीक। तो ये दोनों 90 90, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो थीटा अगर ये है तो ये कितना होना चाहिए, 180 माइनस थीटा। और इस पूरी लाइन से अगर आप लें तो दिस इज 180 माइनस थीटा, तो ये दिस इज थीटा। बात खत्म, समझ गए हैं। अब आप आगे चलते हैं, तो मैं सारी चीज बता रहा हूं जिससे मजा आ जाए, आप पकड़ लेंगे। अब हमें v2 और v1 के बीच का मामला चाहिए, कलर चेंज कर लेते हैं इन, क्योंकि v2 माइनस वी तो इनके बीच का रिजल्टेंट होगा ना, v2 माइनस वी के, तो ये रिजल्टेंट कहीं यहां आएगा। इसको हम v, या जो बोला इन्होंने v2 माइनस वी है, तो डेल्टा v v2 माइनस वी का डायरेक्शन दिखा देते हैं।
अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा है और जिसका मैग्नीट्यूड v2 का और v1 का मैग्नीट्यूड सेम है। v2 का मैग्नीट्यूड, v1 का मैग्नीट्यूड, या आप कह लीजिए माइनस v1 का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड सबके सेम है। तो आपको ये पता है कि दो वेक्टर, दो इक्वल वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में जब लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके बीचों बीच यानी एंगल बाइसेक्टर से जाता है। तो यहां पर जो ये रिजल्टेंट जा रहा है उसमें ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, एंगल बाइसेक्टर से जाएगा, क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। ये हमेशा बराबर बात रहती है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसी बात को समझाते हुए कि ये एंगल 180 माइनस थीटा है, तो इसका आधा एंगल कितना है भाई, ये एंगल अगर मैं 5 बोल दूं इतना, तो ये 180 माइनस थीटा था, तो 5 कितना हो गया, 180 माइनस थीटा अपॉन 2 विच इज 90 माइनस थीटा बाई 2, दैट इज 5। यही बात यहां कहीं पर ये देखिए लिखी हुई है, आप समझ पाए होंगे बड़े प्रेम से। और इसके ये तो हो गया डायरेक्शन फ्रॉम v2 5 कितना है, 90 माइनस थीटा बाई 2। आसानी से पकड़ पाए होंगे आप, ये एंगल थीटा था तो ये पूरा एंगल 180 में घटा दो, तो 180, ये एंगल पूरा एंगल मैं यहां बना नहीं रहा हूं, कंफ्यूज ना हो जाए, ये पूरा 180 माइनस थीटा था ये एंगल, और ये दोनों बराबर हैं आपस में, इसलिए ये इसका आधा होगा, तो 180 माइनस 2 यानी 90 माइनस थीटा बाई 2। ये तो हो गया डायरेक्शन। कहां से है ये डायरेक्शन, v2 वेक्टर से, तो यहां पर लिखा नहीं है, तो फाई है फ्रॉम v2 वेक्टर। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ डेल्टा v। मैग्नीट्यूड कैसे, तो मैग्नीट्यूड जैसे पहले किया था वैसे ही इनका रिजल्टेंट निकालने का मतलब है वही जो काम किया था, डेल्टा v अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, घटा रहे हैं इसलिए माइनस लगा दिया। कैसे लगाया था समझा दिया है, v1 प्लस v2, और यहां पर क्योंकि हमारा ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो v1 v2 और v को मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, तो मैग्नीट्यूड प्लेस कर दिया, सेम वही वर्किंग आ गई, और देखिए सेम रिजल्ट भी आ रहा है। वहां आया था पीछे 2r साइन थीटा बाई 2, यहां आ गया 2v साइन थीटा बाई 2। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये क्या है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, डायरेक्शन। तो हम इस तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों निकाल सकते हैं। ये दिमाग में रखिएगा, कभी पूछ लिया जाए तो खटाक से 2v साइन थीटा करके गेम ओवर कर दीजिएगा, और डायरेक्शन पूछ लिया जाए तो डायरेक्शन आप समझ रहे हैं कैसे बनाना है, 90 माइनस थीटा बाई 2। चलिए अगले कुछ वेरिएबल्स को लेते हैं जो हमें समझने में मदद करेंगे। तो वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, रेडियस वेक्टर जो वहां बनाया था उसकी चर्चा। तो रेडियस वेक्टर क्या होता है, जो भी आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है उसके सेंटर को हम ओरिजिन मान लेते हैं या रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, उससे हम जो पार्टिकल है उसको मिला देते हैं, और इसी वेक्टर को हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर। टी टाइम बाद ये पार्टिकल बी यहां पहुंच गया, तो ओरिजिन से हमने इसको मिला दिया, दिस इज r2 वेक्टर। r1 क्योंकि दिशा बदल गई ना, तो r1 वेक्टर r2 वेक्टर लिखना पड़ रहा है। मैग्नीट्यूड तो सेम है, रेडियस है बेटा, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में अलग अलग है क्योंकि दिशाएं अलग अलग हैं। तो यही बात यह लिखी है कि व्हेन ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज फिक्स्ड। भाई डिस्टेंस तो फिक्स है लेकिन डायरेक्शन बदलता है, एंड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। इफ द सेंटर ऑफ द सर्किल इज टेकन एज ओरिजिन, सेंटर ऑफ द सर्किल को आपने क्या किया, ओरिजिन ले लिया है, देन द वेक्टर ज्वाइनिंग सेंटर टू द पार्टिकल इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। इसको ओरिजिन को ए से ज्वाइन करने पर, सेंटर को उस पार्टिकल को ज्वाइन करने पर जो वेक्टर मिलेगा वो रेडियस वेक्टर है। तो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम सेंटर ऑफ द पार्टिकल टू सेंटर ऑफ द पार्टिकल एंड मैग्नीट्यूड इज सेम एज रेडियस। तो डायरेक्शन किधर है, सेंटर ऑफ द पार्टिकल से
सेंटर ऑफ द सर्कल से पार्टिकल की तरफ। बस इतनी बात। ये क्या है? रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर भी एक वेक्टर है, जैसा आप देख पा रहे हैं, दिशा है इसकी। खैर, अगली बात समझते हैं जो होता है एंगुलर पोजीशन। ये सारी बातें महत्वपूर्ण है और केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं, जब आप रोटेशनल पढ़ेंगे, रोटेशनल बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रोटेशनल मोशन, तो वहां पर ये फंडे अगर क्लियर नहीं होते हैं तो बहुत तकलीफ होती है हमको। तो अगर ये फंडे क्लियर रहेंगे, इसका मीनिंग, तो आप बहुत आसानी से उसको समझ पाएंगे, वरना लोग रोटेशन में बच्चे कंफर्टेबल नहीं रहते अधिकतर। खैर, तो एंगुलर पोजीशन क्या है? एंगुलर पोजीशन क्या है? एंगल के फॉर्म में बता दो। ये कोई यहां पर, अगर यहां पर कोई पॉइंट P है तो इसको ओरिजिन ले लो, ये बना एक्स एक्सेस ऐसे, और ये बना दो वाई एक्सेस। अब ये जो वेक्टर आपने बनाया, जो रेडियस वेक्टर बनाया कह लीजिए, ये जितना एंगल इससे बना रहा है, दिस इज द एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन। अब कुछ टाइम बाद अगर ये आगे बढ़ के Q पॉइंट पर P डैश पे पहुंच जाता है, तो ये सपोज करिए डेल्टा थीटा आगे चला गया, तो एंगुलर पोजीशन P की थीटा थी, और P डैश की जो एंगुलर पोजीशन है वो कितनी हो गई बेटा? आप जानते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, वो सिंपल हो गई थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, एंगल के फॉर्म में आप एंगुलर पोजीशन बता रहे हैं। अब कहां से एंगल नापते हैं? एक्स वाई एक्सेस तो कहीं ना कहीं लेना ही पड़ेगा, तभी नाप पाएंगे। तो ये बात मैंने बता दी, इसमें आप पढ़ सकते हैं, तो मैं इसको रीड आउट या समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बात पकड़ में आ चुकी है। अब ये एंगुलर पोजीशन है, जैसे आर था तो चेंज इन वेलोसिटी निकाला, तो एंगुलर पोजीशन है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। तो देख लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मामला क्या है। देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने यहां एरो इसीलिए लगाया है जैसे आपका ध्यान जाए यहां पर। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। देख लेते हैं दोनों का मामला। तो यहां पर एंगुलर जैसे P पर कोई पॉइंट था, अब वो डेल्टा S डिस्टेंस ट्रेवल करके P डैश पे पहुंच गया, तो डेल्टा थीटा यहां पर क्या किया उसने? स्वीप किया एंगल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस समय कितना है? डेल्टा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। पहले वाला जो टर्म था एंगुलर पोजीशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा की बात क्या करेंगे? एंगल इज इक्वल टू आर्क डेल्टा एस अपॉन रेडियस विच इज आर। तो दिस इज द डेल्टा थीटा। ये मैग्नीट्यूड है इस समय। मैग्नीट्यूड हो गया कितना? डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। और डेल्टा थीटा को हम इन सबको रेडियंस में एक्सप्रेस करते हैं, जिससे, क्योंकि रेडियंस में ही ना ये फॉर्मूला जो वैलिड होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये तभी वैलिड होता है जब ये एंगल आपका रेडियंस में मेजर करो। अगर आप ये रेडियंस में मेजर नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। आपको मालूम होगा, मैं बस याद दिला दे रहा हूं, नहीं मालूम तो ध्यान रखिए। अब जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हैं, यानी डेल्टा थीटा जब कम होता है, तो इसको हम लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट तो रेडियंस में आ गई, जो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी पकड़ेंगे। डायरेक्शन भी बहुत सरल तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। दो रूल है, मुझे ये पसंद आता है। इसमें बोला है कि स्क्रू लीजिए आप, तो समझ लीजिए पेचकस से घुमा रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर से, उस स्क्रू को डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में या डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में घुमाइए। स्क्रू जिधर मूव करेगा वो डायरेक्शन होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखिए इधर आ गई है, ये हुआ है डेल्टा थीटा, या इसको डेल्टा एस कह सकते हैं। ये डेल्टा एस की डायरेक्शन में ही घुमा रहे हैं, डेल्टा थीटा भी उधरी है। तो इसका जो, ये तो डेल्टा थीटा मैग्नीट्यूड था इसका डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन इधर ऊपर की तरफ है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ डेल्टा
थीटा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। बात पकड़ में आई? इसी हाथ से हम समझ लेते हैं राइट हैंड रूल से, तो बड़ा आसानी होती है। स्क्रू वाले में स्क्रू सोचना पड़ता है, राइट हैंड तो हम इस्तेमाल ही करते हैं। तो अब यहां पर देखिए ए से बी थीटा चला था, ए से बी अपनी राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल कर लीजिए, पाम को। तो अंगूठा किधर जा रहा है? देखिए ऊपर जा रहा है, तो ऊपर हमारा डेल्टा थीटा या डी थीटा का डायरेक्शन हो गया बेटा, और मैग्नीट्यूड थीटा ये हो गया। तो इसको आप पकड़े रहें, ये बेसिकली एक्सियल वेक्टर है। तो एक्सियल वेक्टर क्या होता है? जिस डायरेक्शन, जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसके परपेंडिकुलर होता है, और साथ में ए और बी जो प्लेन, मतलब जहां डिस्प्लेसमेंट है, उनको कंटेन करता हुआ जो प्लेन बनता है उसके परपेंडिकुलर होता है। और ये मैंने आपको समझा दिया। अब यहां पर थ्रू सेंटर थीटा होगा ये। अगर कोई भी बॉडी, कोई पार्टिकल 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है रिवोल्यूशंस, तो उसका आप थीटा क्या लिखते हैं, या डेल्टा थीटा, वो लिखेंगे 2 पाई n रेडियन। ये ध्यान रखिएगा, 1 चक्कर लगाया तो कितना घुमा? 2 पाई, और n चक्कर लगाया तो कितना घुमा? 2 पाई इंटू n। ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, और डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल टाइप लगाकर आप निकाल सकते हैं। चलते चलते हैं अगली बात देखते हैं। अब इसी से जुड़ी हुई बात आती है एंगुलर वेलोसिटी। ये सारी बात अच्छे से आप समझ लीजिएगा। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? ओमेगा आप जानते ही होंगे, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं? एंगुलर वेलोसिटी जैसा लिखा है आप जानते हैं क्या हो गया। जैसे कि हम लोग वेलोसिटी को समझते थे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम, ये एवरेज हो गया। लेकिन इंस्टेंटेनियस लेनी है तो लिमिटिंग प्रोसेस यूज करके डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर दो, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? डी थीटा अपॉन डी टी, और ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आ गई जो यहां लिखी हुई है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो आप ध्यान ही रखेंगे। और बाकी इसके जो यूनिट्स हैं वो देखिए, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड वगैरह वगैरह, और इसका डायमेंशन m0 l0 t-1 है। अब इसकी बात करते हैं कि भाई ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला, इसका डायरेक्शन किधर? तो सिंपल सी बात देखिए, जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, पीछे वाली स्लाइड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसी डायरेक्शन में हमारा एंगुलर स्पीड होगी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हाथ से निकाला था राइट हैंड रूल से, वही डायरेक्शन हमारा ओमेगा का हो जाएगा, क्योंकि देखिए वही डायरेक्शन पकड़ रहा है। तो इसको भी निकालने के लिए कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सेम एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी चर्चा कुछ भी नहीं करनी। जैसे आप टॉप से देख रहे हैं ऑब्जर्वर, और इस समय ये मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका ओमेगा किधर होगा? घुमा दो ऊपर की तरफ, मतलब वही रूल। तो ये ओमेगा ऊपर हो गया, ये देखिए क्लॉकवाइज है तो ओमेगा नीचे हो गया। ये देख पा रहे हैं ना? दिख रहा होगा, रेड कलर लगा देता हूं, दिख तो रहा होगा वैसे, उम्मीद कर रहा हूं। और ऐसे आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, कहानी वही है जो समझी थी। जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी ध्यान रखिएगा, तभी सारी कहानियां लगा पाएंगे। समझ गए होंगे? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में जो जगह जगह इस्तेमाल करते हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन दिमाग में रहने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हम लोग ओमेगा से कर रहे हैं, और ये ओमेगा वेक्टर लगा देते हैं। मैग्नीट्यूड का जिक्र करें तो इफ द पार्टिकल्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन कंप्लीट्स 1 रोटेशन अराउंड द सर्कुलर पाथ इन t सेकेंड, ये टाइम पीरियड हो गया। एक चक्कर लगाने में अगर उसको t लगता है, यानी टाइम पीरियड लगता है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई। भाई एक चक्कर जो लगाएगा बॉडी, वो कितना डिस्प्लेसमेंट चला है यहां से? तो ये चला है 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और कितना समय लिया है? टाइम t। तो 2 पाई बाई टी, हम जानते हैं 2 पाई बाई टी में 1 बाई टी होता है फ्रीक्वेंसी, तो इसको 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं।
1/t हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। खैर ये देखिए यहां लिखा हुआ है, तो इफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन मेक्स n रोटेशंस पर सेकेंड, आप 1 सेकंड में मान लीजिए n रोटेशंस कर रहा है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2πn रेडियंस पर सेकेंड। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखेंगे तो फटाफट हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। खैर आगे चलते हैं। अगर दो पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी ω1 ω2 है, तो दूसरे वाले पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन कितना एंगुलर वेलोसिटी रहेगा, ω2 माइनस ω1। कौन सी बड़ी बात है, ये तुम जानते ही थे कि अगर कोई भी सर्कुलर मोशन में जगह नहीं है, यहां बात करें कि कोई ω1 से चल रहा है, कोई ω2 से चल रहा है, तो ω2 की ω1 की रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू 1 कह दिया है, ω2 माइनस ω1 घूम रहा है ना, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैंने दूसरे कलर से हाईलाइट भी किया है, कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है। यानी आप कौन सी एक्सिस पर किस पॉइंट जो एक्सेस पकड़े वो एक्सेस कौन सी है, एक्सेस बदल देने पर एंगुलर वेलोसिटी बदल जाएगी। जैसे यहां पर ये O के अबाउट लीजिए, O का मतलब है O है और ये एक्सेस है, ऐसे ये पेन मेरा ऐसे लगा हुआ है और इसके अबाउट ये ऐसे चक्कर लगा रहा है सर्कुलर मोशन में, तो आप क्या देखेंगे, ये एंगल बना रहा है, इस समय थीटा भी पॉइंट है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ω0 इक्वल टू α/t। ये जितना भी ये एंगल बनाया, मान लीजिए डिस्प्लेस किया एंगल थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम α/t। लेकिन इसकी जगह अगर मैं एक्सेस यहां रख दूं P पर, ये एक्सेस समझ रहे हैं ऐसी, और पॉइंट तो ऐसे ही घूम रहा है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी अबाउट P सेम नहीं होगा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां से निकालोगे ना, पहले बॉडी A पर थी अब B पर है, तो ये एंगल थीटा मूव किया है, अल्फा नहीं है। और आप जानते हो किसी भी सर्किल में जो आर्क सेंटर पर एंगल बनाता है उसका आधा एंगल उसकी सर्कमफ्रेंस पे बनाता है। क्लास 10th या 9th की ज्योमेट्री फिर से याद दिला रहा हूं कि कोई भी आर्क ये जितना एंगल सेंटर पे बनाता है, अगर ये मान लीजिए 2 थीटा बना रहा है, तो उसका आधा एंगल बनाता है सरकमफ्रेंस पे। ये आपने 9th-10th में पढ़ा था बहुत अच्छी तरीके से। तो अगर इस केस में ये आर्क यहां अल्फा बना रहा है, तो ये थीटा कितने के बराबर होगा, दिस इज α/2। इसी थ्योरम से, इसी 9th-10th की पढ़ाई पर, तो आप लिख सकते हैं WP यानी एंगुलर वेलोसिटी अबाउट P। यहां एंगल बदला हुआ है, θ/t, थीटा की वैल्यू α/2/t और ये ω0/2 हो गया। तो आपने देखा कि जैसे ही आपने एक्सिस को बदला, हमारा एंगुलर वेलोसिटी बदल गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया और समझाया भी, जैसे कॉन्सेप्ट आप पकड़ लें और फिजिक्स का पढ़ने का आनंद ले सके। खैर ये बात समझ गए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे ख्याल से आप इस पे निगाह डाल पाए होंगे। आगे चलते एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है, उसको भी करेंगे, पूरी बात सीखेंगे। तो लिखा है कैलकुलेट द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर एंड, घंटे वाली सुई होती है घड़ी की, ऑफ ए क्लॉक। तो हम जानते हैं जो एवरेज वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होगी वो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के बराबर होती है। डेल्टा थीटा कितना है, 1 घंटे में हम ले लें, ये घंटे वाली सुई है, तो आप 12 घंटे में ले लीजिए। पूरा एक सर्किल लगाने में, भाई ये जो घंटे की सुई है यहां पे रही, यहां 12 लिखते हैं ना और ये जब ऐसे घूमते घूमते वापस यहां पहुंचेगी तो कितने घंटे कर देगी, 12 घंटे। तो हम यहां पर थीटा कितना चला, 2π एक सर्किल में, तो 2π रेडियन, और समय कितना लगा इसको, 12 घंटे। अब घंटे को चाहे तो उसमें चेंज कर लेंगे, 2π/12 इंटू 3600 सेकेंड्स में बदला है बेटा, और कुछ नहीं किया है, रेडियन पर सेकेंड, और ये वैल्यू आ गई π/21600 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया
जो आपकी घंटे वाली सुई है, आवर पॉइंटर, या इन्होंने क्या लिखा, आवर हैंड बोलते हैं शायद, तो वो हमारा इतना एंगुलर स्पीड आपको दिखा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड है, इसलिए बोला है। क्या इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल हम लोग पकड़ते हैं। तो चलिए अगले सवाल पर आते हैं बेटा, और ये देखते हैं, बड़े ही आसान सवाल हैं जो बड़े प्रेम से आप कर पाएंगे। तो एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स यूनिफॉर्मली इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 0.8 मीटर एंड कंप्लीट्स 100 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो एक ऑब्जेक्ट है जो सर्किल में घूमता है, इसकी डायमीटर है आपकी 0.8, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी आधी 0.40 मीटर, ओरिजिन मतलब सेंटर, और इसका चक्कर कितना मान रहा है, एन जो है वो 100 रिवोल्यूशंस पर मिनट। तो हम लोग इसको पर सेकंड निकाल लें तो और अच्छी बात हो सकती है, वरना हम फॉर्मूला जानते हैं ओमेगा इक्वल टू 2πn। तो अगर मैं 1 मिनट में इतने रिवोल्यूशंस हैं तो 1 सेकंड में कितने होंगे, इसको 60 से कर दें हम लोग डिवाइड, 1 मिनट में 100 मार रहा है, 1 सेकंड में डिवाइडेड बाई 60, इतने रिवोल्यूशंस पर सेकंड। अब इसी को अगर आप ओमेगा निकालें, वही पूछा है ना, टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो टाइम पीरियड का मतलब आप रिलेशन जानते हैं, 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, या यहां पर n लिख देते हैं, तो n की वैल्यू t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n, और 1/n का मतलब है इसी का उल्टा, यानी 60/100, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.6 सेकेंड। ये तो हो गया आपका टाइम पीरियड। एंगुलर वेलोसिटी की बात की जाए तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t या फिर 2πn, आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो t निकाल लिया तो t भी लगा सकते हैं, यानी 2π/0.6 रख सकते हैं। तो 2 × 3.14/0.6, ये वैल्यू आ जाएगी 10.466 रेडियन पर सेकंड। ये देखिए आंसर आ गया आपका। बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। मैं हटता हूं, इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए आगे की बात देखते हैं, हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं, जो सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो ये है, देखिए, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो पहले देखिए एंगुलर वेलोसिटी सीख चुके हैं, लीनियर वेलोसिटी क्या है। देखिए, क्योंकि बॉडी अगर पॉइंट P पर है, वो थोड़ी देर बाद Q पर आ जाती है, तो लीनियर वेलोसिटी भी तो इसकी होगी, क्योंकि ये यहां पर P से Q डिस्प्लेस हो रही है, आगे बढ़ रही है, इसलिए इसकी वेलोसिटी भी है। ठीक उसी में रिलेशन। और वेलोसिटी बाय डेफिनेशन इसमें क्या होती है, जिस पॉइंट पे निकालनी हो उसका डायरेक्शन उसके टेंजेंशियली रहता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बात समझ में आए होंगे। ओमेगा आपने पहले से निकाल लिया, तो इस v में और ओमेगा जो घूमने वाली वेलोसिटी है उसमें मैग्नीट्यूड की चर्चा करें तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। r है रेडियस, ये मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, मैग्नीट्यूड, तो ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वेक्टोरली बात करें तो ध्यान रखें, इसको भी जरूरत जहां पड़ जाएगी, ओमेगा इंटू क्रॉस आर, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि वही तो उसको आगे भी बढ़ा रही है, ऐसा तो है नहीं रुका हुआ है, वो लीनियर आर्क के बराबर जितना बना रहा है उतना आगे भी तो बढ़ रहा है, तो इसको v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, जैसे मैंने बताया, टू द सर्कुलर पाथ, जहां भी निकालना होगा वहां आप इसको टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। चलिए ये बात समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा या v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब यहां आ जाती है एक न्यूमेरिकल, इफ द लेंथ ऑफ द सेकंड्स हैंड, घड़ी, वही सेकंड हैंड्स का मतलब समझ गए आप, सेकंड वाला, इन ए स्टॉप क्लॉक इज 3 सेंटीमीटर। ये जो पढ़ लेते हैं पूरा सवाल, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ द टिप। तो ये जो आपका सेकंड वाला सुई रहता है,
इसका रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी देखिए क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी या 2 पाई एन। तो 2 पाई रखा, और सेकंड एक चक्कर लगाएगा तो कितना सेकंड हो जाएगा, 60 सेकंड। ये रहा 60 सेकंड। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.1047 रेडियन पर सेकंड, ये एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन वगैरह की बात करेंगे तो अलग है, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब लीनियर वेलोसिटी की बात करो तो हम जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी जो कि अगर v से रिप्रेजेंट की जाए तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, या आर ओमेगा दिमाग पे चढ़ा रहता है, इससे निकाल सकते हैं। तो 0.1047 और रही r, तो रेडियस है 3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.00314 मीटर पर सेकेंड, इसकी लीनियर वेलोसिटी भी आ गई है। हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए जैसे आसानी से समझ पाए, फिर हम लोग एंगुलर एक्सेलेरेशन की भी बातचीत करेंगे। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, कोई दम नहीं इन सवालों में, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये जो टर्मिनोलॉजी काइनेमैटिक्स यूज हो रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेगी जब आप सिस्टम ऑफ रोटेशनल मोशन में जाएंगे। वहां भी इस चैप्टर में तो लगी रही है, उसको रोटेशनल मोशन में भी अगर इसकी जानकारी नहीं है तो हमें बड़ी तकलीफ हो जाएगी, तो इसको समझ लेना बेहतर है। एंगुलर एक्सेलेरेशन, भाई आप जब एंगुलर वेलोसिटी की बात कर चुके हैं तो एंगुलर वेलोसिटी में अगर एंगुलर वेलोसिटी बदल रही है तो एंगुलर एक्सेलेरेशन भी होगा। जैसे जब वेलोसिटीज चेंज हो रही होती हैं तो लीनियर एक्सेलेरेशन होता है, इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी, घूमने वाली वेलोसिटी जब बदल रही है तो एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा। एंगुलर एक्सेलेरेशन को हम अल्फा से दिखाते हैं, तो ये अल्फा से दिखाए हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, एरो लगे हुआ तो आप समझ पाएंगे, बड़ी आसानी से बात कर सकते हैं। उसी तर्ज पर इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, फॉर्मूले के तौर पर ये मैग्नीट्यूड लिखा है, तो अल्फा इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टाइम, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो जिस डायरेक्शन में डेल्टा ओमेगा का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन आपका ए का होगा। आप कहते थे ना कि लीनियर एक्सेलेरेशन में जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में लीनियर एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन, इसी तरह यहां जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी का चेंज डेल्टा ओमेगा उसी डायरेक्शन में अल्फा, अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो यहां पर इसको लिख सकते हैं अल्फा इंस्टेंटेनियस यानी लिमिटिंग वैल्यू यूज कर ली, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी आ गया, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अब आप इसके बाद जानते ही हैं कि डी ओमेगा अपॉन डी टी, और ओमेगा को लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी, ये ओमेगा की वैल्यू है, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, यही वैल्यू लिखी हुई है। तो अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे याद होगा ना वेलोसिटी में करते थे, उससे याद रखो, आसानी पड़ती है, डी एक्स अपॉन डी टी। और लीनियर एक्सेलेरेशन जब लिखते थे, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, तो इसको डीवी अपॉन डी टी कहते थे, और फिर इसका टर्म में लिखते थे तो डी अपॉन डी टी, और फिर डी एक्स अपॉन डी टी, तो इसको लिखते थे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। एकदम वही फॉर्मेट है, देखें आप, सेम फॉर्मेट, याद रखने में आसानी होगी। एनालॉगस है बिल्कुल, उसके उसी के अनुरूप है। अब यहां पर क्या कहा जाता है कि अगर इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन 0 हो जाए यानी अल्फा, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमने यहां पर देखा है कि अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। अगर अल्फा हम 0 कर दें तो डी ओमेगा अपॉन डी टी, इसका मतलब क्या है, ओमेगा कांस्टेंट है। अगर एंगुलर स्पीड हमारी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कह लिए वेलोसिटी तो बदलेगी एंगल, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो एंगुलर स्पीड है वो बराबर हो जाए तो हमारा क्या होगा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, यानी ओमेगा का मैग्नीट्यूड ना बदले। हम कहते भी थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
इसका थोड़ा विश्लेषण और करिए तो मजा आ जाता है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, देखिए, या ओमेगा आर। अब यहां पर ओमेगा आपने कांस्टेंट कर दिया, अभी दिखाया हमने कि अल्फा अगर 0 है, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, अगर ये कांस्टेंट तो रेडियस तो पहले से कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई। अब आप कहते ही यही थे कि एक सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जहां पर स्पीड सेम रहे, वही चीज तो आ रही है। थोड़ा सा प्यार से देखने की जरूरत है, सब कुछ एक जैसा है लॉजिक कॉन्सेप्ट पकड़ने के बाद। तो खैर एनीवे, आप इसको याद भी रख सकते हैं फटाफट निकालने के लिए कि अल्फा अगर 0 है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मामला चला जाएगा। ठीक है, ये बात यहां लिखी भी है, देखिए, यही मैंने एक्सप्लेन की है। कुछ नोट है जिसे जरूर पढ़ लेना चाहिए। एंगुलर एक्सेलेरेशन इज एन एक्सियल वेक्टर। भाई एंगुलर जो ये इसका डायरेक्शन है वो ओमेगा की डायरेक्शन होगा, ओमेगा खुद ही एक्सियल वेक्टर है, ऐसे निकालते राइट हैंड वाले रूल से। वेयर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, एंगुलर एक्सेलेरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर्स बोथ लाई अलोंग दैट एक्सिस। वो हमने सिखाया था, तो डेल्टा ओमेगा की डायरेक्शन में ही सारा मामला निकल आएगा। खैर आगे चलते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत प्यार से करेंगे। तो ए पॉइंट ऑन द रिम ऑफ ए डिस्क स्टार्ट्स सर्कुलर मोशन फ्रॉम रेस्ट। तो डिस्क को मैं थोड़ा ऐसे बनाने के मूड में हूं, ऐसे, ये कोई हमारे ख्याल से ऐसा मोशन चल रहा होगा, और ये बता रहा है कि कोई पॉइंट है रिम के, रिम का मतलब ये हो गया रिम डिस्क, ठीक है। अब क्या कर रहा है, फ्रॉम रेस्ट से शुरू हुआ, शुरू में रुका था फिर घुमा। आफ्टर टाइम टी, इनिशियल टाइम 0 पर इसका वेलोसिटी हमारा 0 है। आफ्टर टाइम टी इट्स गेन्स एन एंगुलर एक्सेलेरेशन गिवन बाय अल्फा, इतना। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन की बात करें तो ये दे रहा है 3t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, आगे समझते हैं। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा देनी है यहां पर। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की बात करें तो इस समय 0 थी, यहां कुछ ओमेगा होगी। एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड कैलकुलेट करनी है। तो देखिए डी अल्फा दे रखा है, तो अल्फा की वैल्यू जो है वो डी ओमेगा अपॉन डी टी होती है, ये हम पहचानते हैं। और अल्फा की वैल्यू यहां दी है 3t माइनस टी स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, तो हम क्या करेंगे, डी ओमेगा इधर लिखेंगे और 3t माइनस टी स्क्वायर के साथ हम dt को ले आएंगे। आप भी समझ गए। अब हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये वैल्यू देखिए कितनी सब बहुत ही इजी है, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। जब टाइम हमारा 0 था उस समय एंगुलर वेलोसिटी 0 थी। अब जब हमारा टाइम t हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ गई। बढ़िया, अब इसको निकालोगे तो यहां आ जाएगा ओमेगा, और यहां क्या वैल्यू बचेगी, 3t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 3, और यहां लगा दो लिमिट 0 टू t, और t की वैल्यू कितनी है, 2 सेकंड। यहां 2 सेकंड भी लिख सकते थे, हम t न लगाते तो यहीं लिख देते 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड बाद का जिक्र किया है। तो इसको हटाएं कैसे, यहां पर 2 सेकंड लिख देते हैं, तो ये दोबारा 2 सेकंड बस। तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आप इसी के अंदर 2 पुट करोगे तो 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3, और बाकी 0 पुट करोगे तो सारा मामला 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हुई, 4/2, यानी ये वैल्यू हो गई 6 जहां तक, और ये कितनी हुई, ये हो गई 8/3, 18 माइनस 8/3, यानी वैल्यू आ गई 10/3 रेडियन पर सेकेंड। और यही आपका आंसर है, ये एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो ये सवाल कोई कहीं से आपको परेशान नहीं कर सकते, थोड़ा सा ध्यान देते ही एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो ये ओमेगा कैसे निकाला आप देख लीजिए, फिर अगली बातचीत हम लोग आगे की करते हैं। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, मैं हट चुका था। अब देखिए, जैसे कि हम लोग ये रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेरिएबल्स, हमने जो रिलेशंस पढ़े थे लीनियर के लिए, VUAT के लिए, उसी तर्ज पर ये पूरा बना हुआ है। आपको याद रखने में बड़ी आसानी होती है। जैसे मैं बोलूं, एक इक्वेशन थी V इज इक्वल टू U प्लस AT, VU। अब जब वो घूमेगा सर्किल में तो VU क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी।
तो इसको लिख सकते हैं, देखिए कैसे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये एंगुलर वेलोसिटी टाइम टी पर, ये शुरुआत की, अल्फा टी ये एंगुलर एक्सेलेरेशन की जगह। ये देखिए ये सेकंड इक्वेशन लिखी। इसी तरह अगर आप बात करें तो आप लिखते थे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ये हो गया ओमेगा नॉट यू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये देखिए दूसरी इक्वेशन आ गई, ये लिखी हुई है। सारी इक्वेशन ऐसे हैं। तीसरी भी बना लेते हैं, जैसे आप लिखते थे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v क्या है, एंगुलर, ये इनिशियल, और a की जगह अल्फा, s की जगह थीटा। ये देसी तीसरी इक्वेशन आ गई। nth सेकंड वाली लिखते थे, तो nth सेकंड वाली क्या लिखते थे, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा nth सेकंड में, तो n इज इक्वल टू यू प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ये nth सेकंड वाला था, कितना चलेगा ये, तो s की जगह डेल्टा t nth सेकंड में, u की जगह ओमेगा नॉट हाफ अल्फा 2n माइनस n की जगह ये n लिखा है तो t की जगह t रख दो। ये देखिए ये इक्वेशन निकल आई, ये वाली और ये थीटा इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन 2 इंटू टी लगा सकते हैं। ये एवरेज के लिए, ये थीटा डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये मैंने आपको इसी तर्ज पर आप ये याद रख सकते हैं और प्यार से लगाया जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं होती, बस थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन या एनालॉगस बिहेवियर है जिसे हम पकड़ सकते हैं। आगे की बात देखते हैं, बहुत ही सरल। द व्हील ऑफ ए मोटर रोटेट्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो आप जान रहे हैं कि यहां पर एक्सेलरेशन दिया है कांस्टेंट, यानी अल्फा की वैल्यू दी है 4 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। बढ़िया है। आगे, इफ द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, शुरुआत में शून्य पर थी, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस, कितना चक्कर लगाएगा, विल इट मेक द फर्स्ट 20 सेकेंड, विल इट मेक इन, शुरुआत के समय में कितना चक्कर। तो चक्कर लगाने के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और उसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। तो हम पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं थीटा, जिसका फॉर्मूला है ओमेगा टी। सर्कुलर मोशन में या जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन में पढ़ेंगे तब भी ऐसी बात बनेगी। ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, जैसे मैंने अभी समझाया था। वैल्यू रखिए, ओमेगा नॉट शुरू में थी 0, टी भी मतलब नहीं, हाफ अल्फा की वैल्यू हो गई 4, टी का मतलब 20 सेकंड लिखा है इसने। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये वैल्यू आ जाएगी 800 रेडियन। ठीक, अब n निकालना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। एक रिवोल्यूशन में 2 पाई लगता है, तो n रिवोल्यूशन में कितना लगेगा, 800 रेडियन अपॉन 2 पाई, जिसे आप नॉर्मली थीटा अपॉन 2 पाई से हमेशा निकाला करेंगे। इसको सॉल्व करें, ये करीब करीब 128 आ जाएगा। तो ये शुरुआती 20 सेकंड में 128 रिवोल्यूशंस करेगी बॉडी इस स्थिति में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपने नोट कर लिया होगा, क्लैरिटी से स्क्रीन दिख रही है। आगे चलते हैं, अगली बात समझते हैं। अब देखिए अगला न्यूमेरिकल, द व्हील ऑफ ए कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट रोटेट्स थ्रू 1.5 रेडियन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड। पहले सेकेंड में इतने रेडियन घुमा है। फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड। नेक्स्ट मतलब सेकेंड सेकेंड में। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए पहले तो आप निकालें इसका अल्फा, तो ये वैल्यू होती थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्योंकि ओमेगा रेस्ट से है तो ये वैल्यू 0 हो गई, हाफ अल्फा टी स्क्वायर बराबर थीटा। वैल्यू रखते हैं, थीटा पहले सेकंड में क्या चक्कर था, 1.5 रेडियन, तो 1.5 रेडियन हाफ अल्फा नहीं पता, पहले सेकंड के लिए 1 का स्क्वायर डाला, तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा, 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।
अल्फा निकल आया। अब nth सेकंड में निकलने वाला फॉर्मूला पीछे देखा है, वो फॉर्मूला क्या था? थीटा टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा 2t-1। ये टीएथ सेकंड में कितना चल रहा है उसकी बातचीत करी जा रही है। अब हमको थीटा निकालना था, ओमेगा नॉट टी में मामला 0 हो जाता है, हाफ अल्फा की वैल्यू निकाल लिए 3 है, और टी की वैल्यू यहां क्या रखोगे 2, क्योंकि दूसरे सेकंड में नेक्स्ट बोला है ना, 1 सेकंड तो बीत चुका है, नेक्स्ट यानी दूसरे सेकंड में, तो टी बराबर हम क्या पुट कर देंगे 2। बस काम खत्म, हाफ लिखिए, 3 लिखिए, और ये 4 माइनस 1 यानी 3, 9/2 विच इज इक्वल टू 4.5 रेडियन। ये देखिए आंसर आ गया। तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये सारी छोटी छोटी बात सिखाता है जो आगे अपने को भी संभालता है ये, और आगे की भी कड़ी को जोड़ता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगली बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की बेटा। तो आइए, इसको आप नोट कर चुके होंगे, बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की। अब यहां पर देखिए आ जाते हैं। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन में क्या है कि जब बॉडी हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उस पर केवल एक ही प्रकार का एक्सेलेरेशन लगता है, वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। दिस इज द एक्सेलेरेशन, जिसे आप नॉर्मल रेडियल कुछ भी बोलेंगे, जो लिखा होगा पकड़ लेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। उसकी वैल्यू होती है v²/2। तो यहां पर ए आर आप लिख दें रेडियल एक्सेलेरेशन, या मैं वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहा हूं, तो ए आर या सेंट्रीपिटल, इसकी वैल्यू होगी v²/r। v है वेलोसिटी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो भी एक्सेलेरेटेड मोशन है। क्यों एक्सेलेरेटेड है? क्योंकि यहां पर स्पीड तो सेम है, देखिए यहां पर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, यहां भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी तो बदल गई, ये v1 है, ये v2 है, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट क्योंकि डायरेक्शन बदला है इसलिए वेलोसिटीज अलग अलग हो जाएंगी। वेलोसिटी में दोनों बातें इंक्लूड की जाती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो v1 v2 बदला है, अगर वेलोसिटी बदली है तो एक्सेलेरेशन होगा ही होगा। एक्सेलेरेशन होता ही है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो इसमें एक्सेलेरेशन होगा। हां, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल एक ही एक्सेलेरेशन मिलता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन या रेडियल एक्सेलेरेशन। उसकी वैल्यू होती है v²/r, और उसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। यहां पे भी टुवर्ड्स सेंटर, यहां पे भी टुवर्ड्स, कहीं पे भी आप जाएंगे हमेशा एक्सेलेरेशन सेंटर सीकिंग होता है, इसलिए बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, एक ही एक्सेलेरेशन है ये इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियल एक्सेलेरेशन। तो ये ए आर रेडियल सेंटीमीटर लिखा जा सकता है, और अगर v = r ओमेगा इसमें पुट कर दें तो ये वैल्यू बन जाती है ओमेगा के टर्म में, यहां लिखी हुई है, फिर भी लिख देता हूं, ए आर या ए सी बराबर r ओमेगा स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है, v = r ओमेगा। वेक्टर के फॉर्म में रेडियल एक्सेलेरेशन होता है ओमेगा क्रॉस r। तो ये बात सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के लिए हो जाती है। अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल होगा, उसको भी कर लेते हैं जिससे और पुख्ता काम बने। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन द टिप ऑफ ए फैन ब्लेड 0.3 मीटर इन डायमीटर रोटेटिंग एट इतने रिवोल्यूशंस पर मिनट। तो देखिए पहले तो ये मीटर दिया, डायमीटर है, तो हमें रेडियस निकाल लेना चाहिए इसकी आधी, तो ये वैल्यू हो गई 0.15 मीटर। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है n 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट।
तो हम पर सेकंड निकाल लेंगे कितने रिवोल्यूशंस, तो 1200 अपॉन 60 रिवोल्यूशंस पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, देखिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये होती 2 पाई एन, हमने भी सब जाना पहचाना है, तो 2 पाई रखो और यहां 1200 अपॉन 600 रख दो, तो ये आ जाएगा यहां से 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई। और पूछा है सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन, तो सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन जो माता होता है AC, वो क्या होता है आर ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर आर, जो भी लिखिए, तो ओमेगा स्क्वायर आर अभी हमने निकाला था, ओमेगा की वैल्यू है 40 पाई और रेडियस है हमारी 0.15। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप 3.14 वगैरह लग के, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2366.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा आपका सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन। तो सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन फिर से एक बार, v स्क्वायर अपॉन आर, v के टर्म में, और AC के टर्म में अगेन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये आप ध्यान रखेंगे, दीज आर द मैग्नीट्यूड्स। तो इसको आप इस न्यूमेरिकल को नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग अगली बात देखते हैं, एक न्यूमेरिकल और करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। अब देखिए यहां पर है 2 पार्टिकल्स A एंड B, 2 पार्टिकल हैं A B, स्टार्ट एट द ओरिजिन, ठीक, एंड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शंस अलोंग द सर्कुलर पाथ। तो कुछ कहानी ऐसी है, ये देखिए ओरिजिन हमने ले लिया और एक्स वाई तो आप पहचानते ही हैं, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और ये दोनों जो खिलाड़ी हैं एक सर्कुलर पाथ बनावे तो मजा आएगा। यहीं से एक सर्कुलर पाथ बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे ये मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ यहां से स्टार्ट हो रहे थे और सर्किल बना दिया। अब एक बंदा इसमें से 2 पार्टिकल थे, ए मान लीजिए इधर भाग रहा है इस डायरेक्शन में, तो बी इधर भाग रहा है इस डायरेक्शन में, और स्टार्ट कहां से किए हैं, ओरिजिन से। तो 2 पार्टिकल्स ए एंड बी स्टार्ट एट द ओरिजिन एंड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर तो एक इधर अपोजिट, अलोंग द सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड्स। इसकी स्पीड्स कांस्टेंट है, दी है क्या, वीए दे रखी है 0.7 मीटर। इसका मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और वीबी का मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द टाइम व्हेन दे कोलाइड, कब जाके ये लड़ेंगे आपस में, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरेशन ऑफ बी जस्ट बिफोर इट हैपेंस। तो एक तो टाइम निकालना कब ये टक्कर खाएंगे, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन भी निकालना है बी का। बढ़िया, मान लेते कहीं ये टक्कर खाते हैं, ये इधर से चल रहा है, यहां पहुंचा और दोनों टकरा गए, बी और ए कोलाइड, यहां पर टकरा गए। तो आप देखिए ये जो ये बी चला था, जितना ये डिस्टेंस चलेगा, ये कितना चलेगा, 2 पाई में से उतना घटा के लिख दीजिए, बात समझ में आई होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस दोनों सेम कर सकते हैं, मतलब ये डिस्टेंस और ये 2 पाई माइनस टी वाला डिस्टेंस। तो हम क्या लिख रहे हैं, मान लीजिए ये बी यहां तक पहुंचने में टी टाइम लेता है, तो ये भी समय सेम लेगा टी, लेकिन ये जो डिस्टेंस होगी, नाम क्या लिखें, ओ के बाद ये पी लिख देते हैं, और बीच में एक नाम और देना पड़ेगा, ए तो ए बी, इसको सी लिख दो और इस पॉइंट को डी लिख दो। तो अब मैं लिखता हूं ओ सी पी, जो ओ सी पी डिस्टेंस है वो कितनी है, वी ए इंटू टी। बड़ी डिस्टेंस भाई, ये डिस्टेंस कितनी है, ओ सी पी, और ये डिस्टेंस कितनी है, देखिए ये है ओ डी पी। इसे लिख दिया स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस, दीज आर द डिस्टेंस।
अब ये जो ODP है इसे देखें तो ये कितनी है, अगर मैं इसको 2 पाई में से OCP घटा दूं तो ये यही वैल्यू निकल आएगी सेम। ये देखिए पूरा मिलके 2 पाई होता है, तो जितना ये चला है सरकमफ्रेंस में से इसको घटा दीजिए 2 पाई तो ये मिल जाएगा। बात हमारी पकड़ में आ गई। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए OCP बराबर, अगर लिखूं OCP बराबर VAT, मैं दोनों को इक्वेट करना चाहता हूं तो यहीं पे वैल्यू ले लेता हूं। इसकी जगह ODP की जगह ये वैल्यू रख दो, 2 पाई माइनस OCP बराबर VBT, और 2 पाई लिखा, OCP की जगह VA इंटू T रख दिया, दैट इज VBT। इस तरह भी सोच सकते हैं, या आप इस तरह सोच सकते हैं ये और ये डिस्टेंस जोड़ दें 2 पाई के बराबर है। जैसे भी आप कंफर्टेबल रहें, तो आप कैसे लिख सकते हैं, VAT प्लस VBT इज इक्वल टू 2 पाई। ये ज्यादा हमारे ख्याल से सुलझा लग रहा है। यहां ये भी ठीक है, बिल्कुल वही बात है जो आपको कंफर्टेबल लगे। ये जितना डिस्टेंस चलेगा, ये जितना चलेगा, दोनों को जोड़ दो तो 2 पाई के बराबर आ जाएगा। 2 पाई क्या है, 2 पाई नहीं, 2 पाई R के बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस है ना ये, तो ये 2 पाई R होगा। 2 पाई R मतलब सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस वाली बात हो गई। यहां पर वैल्यू लिख देते हैं, VA कितनी थी, 1.5 T, 0.7 T बराबर 2 पाई R, और R की वैल्यू कितनी है, रेडियस दी है कि नहीं दी है, हमारे ख्याल से तो रेडियस है। 2 particles A and B start at the origin O and travels in opposite direction along the circular path. Determine the, इसमें रेडियस नहीं दी है तो ये रेडियस गिवन है, वरना ये सवाल निकल नहीं पाएगा। तो यहां पर आप एक रेडियस ले लीजिए 5 मीटर, ये गिवन है, ठीक, ये गिवन है। अब इसकी वैल्यू हमने यहां क्या लगा दी, 5। अब यहां पर आप सॉल्व करेंगे जब आप, तो ये आ जाएगी कितनी, 2.2 T इज इक्वल टू 10 पाई। तो T कितना आ जाएगा, 10 पाई अपॉन 2.2, दिस इज 14.3 सेकेंड। ये आया समय, जिस समय पर टक्कर होगी, क्योंकि अगर रेडियस नहीं दी रहेगी तो ये कितना बड़ा सर्किल फॉलो कर रहे हैं किसे पता है। ज्यादा बड़ा सर्किल तो ज्यादा समय, तो ये यूनिक पोजीशंस नहीं रह जाएंगी, तो रेडियस हमारे पास होनी चाहिए। खैर ये समय निकल आया हमारे पास। अब एक्सेलरेशन ऑफ बी की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी वो कितना है, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वीबी का स्क्वायर। तो वीबी कितना था, 1.5, और रेडियस हो गई 5, तो 15 का 225 होता है, तो 2.25 अपॉन 5, तो वैल्यू आ जाएगी 0.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए आंसर आ गया। इस तरह से सवाल को कर सकते हैं बहुत आराम से। तो आप देख लीजिए, फिर हम लोग अगला टॉपिक को पढ़ते हैं जो आ जाता है अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो क्या होता है कि सर्किल में तो घूमता है वो, लेकिन अगर यहां पर उसकी वेलोसिटी का स्पीड ही ले लो, 2 मीटर पर सेकेंड है जैसा मैंने शुरू में बताया था, तो यहां कुछ और हो जाएगा, 3 पकड़ लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं समझाने के लिए। कुछ और आगे बढ़े तो सपोज करिए 5 मीटर पर सेकेंड आगे, तो आप देख क्या रहे हैं, स्पीड इज नॉट सेम, स्पीड इज नॉट सेम। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर
मोशन, सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था जहां स्पीड सेम होती है, इस केस में स्पीड सेम नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म है। और कैसा सर्किल होता है? सिंपल भाषा में किसी स्टोन को रस्सी में बांध के वर्टिकल सर्किल में घुमाने लगी है। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, काफी कुछ देखना है। आज हम ये समझ रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब नॉन सर्कुलर मोशन में देखिए, इस पर ना जो जो एक्सेलेरेशन होता है, इन एक्सेलेरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो जो इसका नेट एक्सेलेरेशन होता है वो केवल रेडियल या सेंटीपीटल नहीं होता। आप जब निकालेंगे इसको तो आप क्या देखेंगे कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इनका एक्सेलेरेशन कुछ ऐसे आवेगा, ए नेट। और उसके दो कंपोनेंट जब लेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन और एक आएगा टेंजेंशियल। ये सेंट्रीपिटल, ये टेंजेंशियल, ये एन नेट। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो वो इधर भी अपनी स्पीड बदल रहा है, जब ये पाथ मूव कर रहा है तो ये लीनियर एक्सेलेरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, और सेंटीपीटल वाला क्या करता है? उस बॉडी को वेलोसिटी की दिशा बदलने में काम करता है, यानी गोल गोल घुमाता है। तो चक्कर मरवाने का काम एसी का, और इसका इस कंपोनेंट का काम है इस दिशा में वेलोसिटी को बढ़ाना, जैसे 2 3 5 हो रही थी। तो ये बात समझते हैं। अब हम लोग एसी एटी की बात समझेंगे और दोनों को मिला के ए नेट ले लेंगे। ये कहानी कब की है? जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा। जब यूनिफॉर्म होता है तो एटी जीरो हो जाता है, हमारा केवल एसी मिलता है। तो एसी की ही डायरेक्शन में नेट भी रहता है और एसी केवल लगता है। बात आप समझे होंगे। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब रेडियल एक्सेलेरेशन की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था। दिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन इज टुवर्ड द सेंटर। दिस कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट? ए नेट का कंपोनेंट। अभी आपको दिखाया था कि ये जो हमारा ए नेट लगेगा, इसका जो सेंटर की तरफ कंपोनेंट है उसे हम बोल रहे हैं रेडियल कंपोनेंट, एसी, या इसको हम ए आर से भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी स्क्वायर अपॉन आर। और ये किसके लिए जिम्मेदारी इसकी किसकी है? क्या काम करता है? चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पे लिखा है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वरना वेलोसिटी ऐसे तो ऐसे ही भागेगी, ये मोड़ता रहता है वेलोसिटी को, तो गोल गोल सर्कुलर चक्कर करवाता है। ये इसका काम है, ठीक। और वैल्यू वही ए आर, यानी रेडियल एक्सेलेरेशन वी स्क्वायर अपॉन आर, या आर ओमेगा स्क्वायर। तो द रेडियल एक्सेलेरेशन ए आर इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड नॉर्मल एक्सेलेरेशन, और ए आर की वैल्यू है ओमेगा इंटू वी। इसको भी ध्यान रखें, कभी काम आ जाए तो ओमेगा इंटू वी करेंगे। तो रेडियल ये पहले हम लोग निकाल भी चुके हैं, आपको दिखा भी चुके हैं। अब दूसरा आता है इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल वाला जैसे मैंने बताया था कि ए नेट तो इधर है, अब इसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, इधर लग रहा था ए रेडियल या नॉर्मल, ए टी क्या करता है? चेंज इन स्पीड। तो दिस टेंजेंट लिखा ना, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन, ये इस एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायरेक्शन तो इधर ही होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड। जो स्पीड 2 से 3, 3 से 4 या 2 से 1, 1 से 0.5 हो रही है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये भाई महाशय रिस्पॉन्सिबल है, टेंजेंशियल वाले। ये वेलोसिटी घटा बढ़ा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? हम लोग खट से ये पकड़ लेते हैं, ये इसको ये याद रखिए, एटी का मतलब है अल्फा क्रॉस आर। अल्फा है एंगुलर एक्सेलेरेशन, आर है पोजीशन वेक्टर, सेंटर से रेडियल वेक्टर, और इसी की सिंपल भाषा टेंजेंशियल की आर अल्फा। इसी का निकालेंगे तो एटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन वो है आर, आर पहले लिख दीजिए, याद रखने में आसानी होती है। और एसी तो हमने रेडियल जो निकाला था या सेंटीपीटल, वो तो वी स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर आर चल रहा था। बात मेरे ख्याल से पकड़ ली होगी। दिस इज कंपोनेंट इज टेंजेंशियल, ये बात। अब चलते कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं, फिर कुछ और बातें भी देख लेंगे।
तो ये लिखा है पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर एट ए स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस। उसकी स्पीड हमेशा बढ़ रही है। आप यहां पर चल रहे हैं लेकिन स्पीड बढ़ रही है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। सर्कुलर मोशन, ठीक। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन of the particle if its speed changes from 2 meter per second to 4 meter per second in 4 second। ये निकालना है एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, AT अपॉन आर। ये देखिए ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल। ये अल्फा निकालना है, ये कहां गया, ये अल्फा। तो AT अपॉन आर लिख सकते हैं। तो AT निकालो फिर निकाल लो, बड़े आसानी से निकल सकता है। तो मैं यहां लिख देता हूं AT इज इक्वल टू, सिंपल हो जाएगा, dV अपॉन dt। ध्यान दीजिएगा बहुत आसान मामला है। आप इस फॉर्मूले को जानते हैं, AT इज इक्वल टू आर अल्फा। अगर हमें अल्फा निकालना है तो AT और R हमको पता होना चाहिए रिलेशन। तो AT हो गया dV बाई dt, सिंपल। 4 मीटर से 2 मीटर चले गए हैं और 2 से 4 मीटर चले गए, समय लगा है 4, तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अल्फा क्या रहा, AT अपॉन आर। AT कितना है 0.5 और R कितना है 0.5 मीटर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये देखिए आंसर आ गया। तो ये अल्फा आप खटाक से निकाल सकते हैं। जैसे आप सेंटीमीटर का ओमेगा स्क्वायर आर याद करके रखे हैं, वैसे ही इसका आर अल्फा याद करके रखिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। खैर इसको नोट कर लीजिए, अगली बातचीत देखते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं और यहां पर देखिए वो नेट एक्सेलरेशन की बात है। लिखा बहुत कुछ है लेकिन सही लिखा है सब, लेकिन हम क्या इसका निचोड़ पकड़ेंगे। तो निचोड़ पकड़ने के लिए मैं फिगर बनाना चाह रहा हूं, यही बनाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए नॉन यूनिफॉर्म अगर मोशन है, हमने देखा था कि एक ए नेट जो इधर आ रहा है उसका एक कंपोनेंट मिलता है ए रेडियल या ए सेंटीपीटल और एक मिलता है ए टेंजेंशियल। ये दोनों तो 90 पे रहते हैं ना, एक्सेलेरेशन वाले सेंटीपीटल और टेंजेंशियल। रेडियल है वो टेंजेंट के अकॉर्डिंग है। तो जब भी ए नेट निकालना होगा, दो वेक्टर्स, दो कंपोनेंट 90 डिग्री पर हैं, तो आप ए नेट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों AC AT दोनों 90 डिग्री पर हैं। ये आपका रिजल्ट आ गया ए नेट। और किस डायरेक्शन में ये निकालना हो तो इस फिगर को आप देख लीजिए, फाई निकाल डालते हैं। ये देखिए AR है, ये AT है। अब अगर ये आप बनाएंगे तो ये ट्रायंगल सा बन जाएगा ऐसा। और यहां पर इसी के ऊपर लिख देता हूं, 10 फाई जब निकालने जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या है AT, तो ये रहा AT अपॉन AR। इससे आप ये निकाल पाएंगे कि ये जो AT है, AT कह रहे हैं नेट, ए नेट एक्सेलेरेशन AR से, रेडियल वेक्टर से कितना एंगल 5 बना रहा है। ये डायरेक्शन मिल गया, ये मैग्नीट्यूड मिल गया, बस। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, वो उसमें दो कंपोनेंट रहेंगे, टेंजेंशियल और सेंटीपीटल। ए नेट कहीं और रहेगा, जहां रहेगा वो हम लोग निकाल लिया करेंगे। नोट है, इन एक्सेलेरेटेड सर्कुलर मोशन dV by dt is positive and hence tangential acceleration of the particle is parallel to velocity v। ठीक, ये भाई dV by dt पॉजिटिव होगा और टेंजेंशियल जो एक्सेलेरेशन है वो द पार्टिकल इज पैरेलल टू वेलोसिटी v, v के वेलोसिटी के पैरेलल हो जाएगा। और जहां, कहने का मतलब समझ रहे हैं, अगर ये वेलोसिटी इधर है और dV by dt हमारा पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रही है स्पीड, इसका क्या मतलब है कि dV by dt पॉजिटिव है, तो हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है वो v की ही डायरेक्शन में आ जाएगा। और अगर हमारा निगेटिव है,
dv by dt नेगेटिव इन डी एक्सेलेटेड, ये एक्सेलेटेड है, सर्कुलर मोशन dv by dt इज नेगेटिव, हेंस जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा उसका दिशा वो एंटी पैरेलल होगी v के, v इधर होगा तो at इधर होगा। ये भी ध्यान रखिए कि dv by dt अगर पॉजिटिव है, एक्सेलेटेड है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। यहां पर क्या है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलेरेशन इधर बना दीजिए, वही v की डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो ये dv by dt नेगेटिव हो जाएगा, तो ये एक्सेलेरेशन अगेंस्ट या एंटी पैरेलल टू v हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। आगे चलते हैं एक कदम। अब देखिए यहां पर ए कार इज ट्रेवलिंग अलोंग ए सर्कुलर कर्व दैट हैज ए रेडियस ऑफ 50 मीटर। एक कोई सर्कुलर कर्व का मतलब है कि कोई सर्किल का एक पार्ट है, दिस इज द कर्व। कार इस पे चल रही, पी क्यू नाम दे देते हैं, इसका ओरिजिन है, जो सर्किल का एक पार्ट है। सर्किल तो पूरा होगा, रोड तो सर्किल नहीं होगी, उसका एक पार्ट हो सकती है। इसका रेडियस दे रखा है 50 मीटर, 50 मीटर। इफ इट स्पीड इज 16 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी है, 16 मीटर पर सेकेंड, एंड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, और 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से बढ़ रही, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है। कहीं कंफ्यूजन हो यूनिट से पकड़ लीजिएगा। तो लिखा है इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, किस रेट से बढ़ रही है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, क्योंकि उसी की बात कर रहा है स्पीड की। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलेरेशन एट दिस इंस्टेंट। एक्सेलेरेशन हमको चाहिए, नेट एक्सेलेरेशन। अब यहां जो v थी ना, ये v बदल रही है, कहीं और पहुंचेंगे तो ये v1 है, तो स्पीड बढ़ चुकी है आपकी। तो हम ATM को दिया है AR या A सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि v स्क्वायर अपॉन r होता है, 16 का स्क्वायर अपॉन रेडियस जो कि 50 मीटर है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 256 अपॉन 50। अब आपको मालूम है कि A नेट जो हम लोग निकालते हैं, या A वो अंडर रूट सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का रूट, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बातचीत कर रहे हैं। तो 8 का स्क्वायर प्लस 256 अपॉन 50 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। हो गया काम खत्म। थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है, जब भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मिले तो हमें ए नेट निकालना है, रेडियल भी मिलेगा, टेंजेंशियल भी मिलेगा एक्सेलेरेशन। खैर आपने इसको नोट कर लीजिए। एक कदम और आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर। देखिए स्पीड इसकी वेरी कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म ये भी हो गया। 2 मीटर की इसकी रेडियस है, वेरीज विथ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है वेलोसिटी, वेयर t is in second and v is meter per second, find the radial, tangential and net acceleration। बहुत प्रेम से निकाल पाएंगे। देखिए v इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो इसको सीधे भी निकाल सकते हैं। हमें चाहिए क्या, फाइंड द रेडियल, टेंजेंशियल और नेट एक्सेलेरेशन। तो रेडियल एक्सेलेरेशन क्या होता है, रेडियल एक्सेलेरेशन हम बात करें तो v स्क्वायर अपॉन r होता है। तो v स्क्वायर यानी t बराबर 2 सेकंड पर, कहां गया 2 सेकंड, तो 2 सेकंड वैल्यू पुट कीजिए, तो ये यहां पर देखिए 2 सेकंड पिट, मैं ऐसे लिख देता हूं, t स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन r। अब यहां 2 सेकंड की वैल्यू आपने पुट की और r था 2 मीटर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 और 16 अपॉन 2 यानी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया रेडियल एक्सेलेरेशन। अब इसके बाद टेंजेंशियल निकालना है, तो टेंजेंशियल के लिए आप समझते हैं dv अपॉन dt, तो ये d रखिए अपॉन dt और ये रहा t स्क्वायर, तो ये वैल्यू 2t आ गई। अब t हमें
टी निकालना है किस पे, 2 सेकंड पर। 2 इंटू 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 4 आ गया, ऊपर वाला 8 आ गया। ए नेट कितना रहा, नेट एक्सीलरेशन, तो ए नेट की वैल्यू हो गई अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। 8 का और 4 का स्क्वायर कर दो, तो ये रहा आपका सेंटीमीटर वाला कितना था, 8 प्लस 4 64 प्लस 16 रूट 80। तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, दैट इज रूट 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, तीनों रेडियल, टेंजेंशियल और नेट। तो ये आप नोट कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर आइडिया मिल रहा होगा कि हम इन बातों को कैसे समझेंगे और कहाँ क्या लगाएंगे। ये नोट कर चुके होंगे आप। अगला कदम बढ़ाते हैं, जिससे आपको इस चैप्टर में भी मदद मिलेगी और अगले चैप्टर में यानी कि रोटेशनल मोशन में भी जबरदस्त इसका यूज होगा। ए साइक्लिस्ट इज राइडिंग विथ ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको तो v को जो को कर लेते हैं चेंज, तो 18 है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया। एंड ही अप्रोचेस ए सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ रेडियस दिस वन। फिर सर्कुलर टर्न आ गया, वही पिछली वाली कहानी है, ये सर्कुलर टर्न है और इसका रेडियस दे रखा है 25√2 मीटर। यहां पर ही जा रहे हैं भाई साहब। ही अप्लाइज ब्रेक्स एंड रिड्यूसेस हिज स्पीड एट द कांस्टेंट रेट ऑफ दिस वन। तो उन्होंने ब्रेक लगा दिया और ब्रेक लगाने पे रिड्यूस इज स्पीड एट द कांस्टेंट रेट, इससे 0.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। and reduces its speed at the constant rate this one. Determine the magnitude and direction of the net acceleration cyclist. सेम वैसे ही सवाल है। अब 80 की अगर आप बात करें टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, तो ये होता है dv/dt। इसकी वैल्यू ही दे रखी है 0.5, तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आ गया। अब हम अगर इसका सेंटीपीटल या रेडियल एक्सेलेरेशन की बात करें तो v²/r। v कितना था इसका, 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर और रेडियस है वो लिखिए 25/√2। तो 25/25 यानी 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, टेंजेंशियल और रेडियल या सेंट्रीपिटल, जो भी आप इसका नाम देना चाहें। ए नेट इसके कहीं बीच में ऐसे आने वाला है। बेसिकली ये देखिए, ये घट ब्रेक मारा है तो 80 इधर नहीं होगा, वेलोसिटी इधर होगी, ये पीछे होगा, जो पीछे बात कही थी। तो मैं इसको थोड़ा सा वो बात भी बैठा देता हूं यहां। ये ना हटा, जिसको हटाने के लिए पूरा हमने कार्यक्रम किया। ये देखिए यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी क्योंकि घट रही है तो 80 का डायरेक्शन किधर मिला, इधर मिला है। तो 90 अब भी दोनों में, ये तो 90 ही रहेगा, बस ये एंटी पैरेलल टू वी हो गया क्योंकि हमारा वी घट रहा है। समझ में आ रही होगी बात। तो इसका नेट कितना आएगा, नेट इधर कहीं आएगा, दिस इज ए नेट। इस एंगल को फाई जैसे निकालता तो पकड़ लेंगे अभी। तो दोनों निकल आया, तो ए नेट कितना आएगा, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना रहा, 1/2 आ गया और AT का स्क्वायर रहा आधे का स्क्वायर। तो √1/2 प्लस 1/4। तो 1/4 करके आप
निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√3/2 आ जाएगी वैल्यू इसकी, विच इज इक्वल टू 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो रहा ए नेट। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ये फाई आपने पकड़ा है फ्रॉम रेडियल एक्सेलेरेशन, तो उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर जैसा हमने सीखा था कि tan थीटा या tan फाई इज इक्वल टू 80/AR। 80 कितना है, आधा, और AR कितना है, 1/√2। तो √2/2 रैशनलाइज कर देंगे इसको जब, तो 1/√2। इससे फाई की वैल्यू क्या आ गई, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√2। और ये फाई कहां से, फाई फ्रॉम रेडियल एक्सेलेरेशन, या रेडियस से इसका एंगल बनाया है। तो जो रेडियल एक्सेलेरेशन है उससे कितना एंगल बन रहा है, वो फाई बन रहा है। इस तरह से देखिए ये बात कंप्लीट हो जाती है। तो इसको आप नोट कर लें, मैं ऊपर से दिखाता हूं, यहां कहीं रोक लेना चाहिए, मुझे अभी बात पूरी आ नहीं पाई। खैर आप इसको नोट कर लें बेटा, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और ये पूरी बात आपने नोट कर ली होगी। तो ये बात जैसे मैंने बोली कि मैंने बिल्कुल सब कुछ नीट फिजिक्स के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आज जो पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म, उसकी जो काइनेमेटिक्स है, छोटे छोटे उसके जो मामलात हैं, सिंबल्स हैं, उसके मीनिंग्स हैं, बहुत कुछ, वो सारी बातें सीख ली विथ न्यूमेरिकल्स। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सीखेंगे तो जो इसका सेकंड पार्ट है, जहां पर बेंडिंग ऑफ रोड, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, मौत का कुआं, ऐसे में, और साथ में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्किल में स्टोन का घुमाना, ये सारी बातें हम सीखेंगे, पकड़ पाएंगे। और ये सारे फंडे आपके इस्तेमाल होते हैं रोटेशनल में, रोटेशन में। तो अगर ये ना क्लियर हुए तो वो तो उड़ ही जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, और इसके पहले के जो वीडियोस हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चैप्टर को अगर लाइन से देख के मेहनत करेंगे तो जैसा मैंने आपसे वादा किया है, टॉप क्वालिटी कंटेंट है। कोटा में जो पढ़ाया जा रहा होगा नीट के बच्चों को, उससे कहीं से कम नहीं है, जबरदस्त, उससे बढ़िया ही आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।